Morning student, last week we have completed chapter 6. This was based on second sector, means manufacturing sector, and this chapter is 7 chapter is lifelines of national economy. It is based on third sector, tertiary sector. We will read about the different type services of this chapter, lifeline of national economy. This third sector is very important for our economy too. We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. बच्चों चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 81 पर ज्योग्राफी की बुक में. आप ओपन कर लीजिए बुक को. ओपन करके अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह समझ आएगा. हम अपनी सराउंडिंग में कई तरह की जो डिफरेंट मटेरियल्स है उनको यूज़ करते हैं और अपने चारों तरफ कई तरह की जो चीज़ें हैं वो हम देखते भी हैं. गुड्स एंड सर्विसेज डोंट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल टू डिमांड लोकल्स इन देयर ओन. द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज from their supplies location to demand locations necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be trades who make the products come to the consumers by transportation. ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो थर्ड सेक्टर है, थर्ड सेक्टर में ना ही तो किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ना ही कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है. थर्ड सेक्टर इज बेस्ड ऑन सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर ओनली जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है. तो अब ये जो गुड्स है प्राइमरी सेक्टर से सेकंड सेक्टर में जाकर वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बन जाती है, फाइनल गुड्स बन जाती है, लेकिन वो कंज्यूमर तक कैसे आती है, इसमें अब थर्ड सेक्टर का जो है रोल स्टार्ट हो जाता है. गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है उसको ही थर्ड सेक्टर कहा जाता है. कि ट्रांसपोर्ट भी एक फैसिलिटी, एक सर्विसेज है, इसलिए ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, बैंकिंग है, टीचिंग है, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये थर्ड सेक्टर में ही काउंट होती है. द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, यानी कि जो चीज़ें जहाँ बनती है वहाँ से उसको जहाँ पर उसकी डिमांड है वहाँ तक जो पहुँचाया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पीपल. इट नीड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना तो वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आएगी नहीं. सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटिंग, और कुछ लोग जो है वो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में लगे हुए हैं. इनको क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं. हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन. Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as the movement of overspace. अब हम ये मान सकते हैं कि फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर के साथ साथ हमारा थर्ड सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है. सपोज प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो गई, बट वो जो गुड्स है, वो जो प्रोडक्ट है, वो कंज्यूमर तक मार्केट में नहीं पहुँच पा रही है, तो कंज्यूमर तक उनकी एक्सेस नहीं रहेगी. देन वट इज़ द मीनिंग ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट? उनका मीनिंग तभी है जबकि वो कंज्यूमर के हैंड में जाती है और कंज्यूमर उनको यूज़ करते हैं और उनकी डिमांड बनती है. मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स आर सर्विसेज कैन ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ. अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कैसे होता है? इसके लिए 3 जो है वो डोमेन है. वो क्या है? फर्स्ट लैंड, फिर वाटर, और उसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट. ये आपका यहाँ डिटेल में चार्ट दिया हुआ है, इसको आप अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे पेंसिल से. देख लीजिए अच्छी तरह. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी वैसे किया हुआ है. लैंड में क्या क्या आएगा? रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइन. वाटर में क्या आएगा? इनलैंड, ओवरसीज. और एयर में क्या आएगा? डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज. इसी में फिर ये पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस. ये सारी चीज़ें आपके पहले आ चुकी है, इसमें हम रिपीट करेंगे. आपको पता है पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होती है, प्राइवेट अंडरटेकिंग क्या होती है, ये हम पहले मैन्युफैक्चरिंग में भी रीड कर चुके हैं, एग्रीकल्चर में भी रीड कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी रीड कर चुके हैं. इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, ओवरसीज क्या होता है? इनलैंड होता है जो अपनी कंट्री के अंदर ही वाटरवेज यूज किया जाता है, और ओवरसीज जो अदर कंट्री में किया जाता है. रोडवेज जैसे बस वगैरह जो चलती है उसको रोडवेज, और रेलवे जो रेलवे है. पाइपलाइन के थ्रू ओनली गैसेज की जो है ट्रांसपोर्टेशन वो होती है. ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं.
वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रोडवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है रोडवेज। इसमें हम पहले रोडवेज को रीड करेंगे, फिर हम रेलवेज को करेंगे, फिर हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट मीन्स आर मोर यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। रोडवेज, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क में नंबर 1 है। यहाँ पर 2.3 मिलियन किलोमीटर रोडवेज है, यानी कि अब तो ये और भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये जो डेटा है ये पुराना है। अब तो जो रोड है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रिसीडेड रेलवेज, दे स्टिल हैव एन एड्स ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड। रोडवेज का बच्चों ज़्यादा यूज़ इसलिए होता है क्योंकि रोडवेज को मेंटेन करना रेलवे के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है। रेल को बनाना, उनके लिए पटरियाँ बनाना, फिर उनके लिए वो स्पेस छोड़ना, ये कुछ डिफ़िकल्ट टास्क है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन जो रोडवेज है वो इजी है, रोड बनाना भी इजी होता है और बसेस बनाना भी इजी होता है, या और जो व्हीकल है जो रोड पे चलते हैं उनको बनाना भी इजी होता है। तो दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द कंपैरिजन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फ्लोइंग रीजन। क्या है इन दोनों में कि रोडवेज क्यों ज़्यादा बेटर है रेलवे से? फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। एक तो रोड बनाने की जो कंस्ट्रक्शन है वो रेलवे लाइन से बहुत कम होती है। सेकेंड, रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। सेकेंड की जो रोड है ना कहीं भी बन सकती है, आप माउंटेन पे भी बना सकते हैं। आजकल तो माउंटेन पे भी रोड बनी हुई है, कोई वैली है या कोई हिल है, हर जगह रोड बनाई जा सकती है, लेकिन हर जगह रेलवे लाइन नहीं बनाई जा सकती। थर्ड, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। यानी कि कोई भी स्लोप हो, यानी बहुत ज़्यादा चाहे हाईएस्ट पीक है या चाहे लोएस्ट है, उस पर रोड बन सकते हैं। जैसे हिमालय माउंटेन पे भी, जो कि बहुत ज़्यादा जो जोग्राफिकल वे से हम देखें तो हिमालय कहीं भी समुद्र नहीं है, फिर भी वहाँ पर रोड बनी हुई है। लेकिन इस ऐसे ही प्लेस पर अगर हम रेलवे की कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। रोडवेज को ज़्यादा हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेलवे को चलाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसको हम जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर के लिए हम रोडवेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसमें रेलवे ही चीप रहती है, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस में रोडवेज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट है वो है डोर टू डोर सर्विस। ये रोडवेज हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन रेलवे हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ अनलोडिंग इज मच लोअर, जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, उसकी लोडिंग और अपलोडिंग कम हो जाती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। और रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो अदर जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी बेस है, क्योंकि अदर ट्रांसपोर्ट पे जाने के लिए, चाहे हम एयरवेज में एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, चाहे हम सी पोर्ट पे जा रहे हैं, चाहे हम रेलवे पे जा रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो सारे पॉइंट है ये आपके रोडवेज के एडवांटेज है, और वाई रोडवेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रेलवेज, इसका भी आंसर है। ये सारे जो पॉइंट है ये आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, क्वेश्चन राइट करके। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। रोड्स सब एक टाइप की नहीं होती, रोड को भी आगे क्लासिफाइड किया जाता है। इसके 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है जो 6 क्लासेज है वो है, फर्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, सेकेंड है नेशनल हाईवेज, थर्ड है स्टेट हाईवेज, फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड लास्ट है अदर रोड्स। अब जो सबसे जो बड़ी जो बिग रोड मानी जाती है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ये जो हमारे कंट्री के 4 मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई,
इनको चारों को जो लिंक जोड़ते, जो इन चारों मेट्रो सिटीज़ को आपस में जोड़ती है, वो है गोल्डन क्वालिटी सुपर हाईवेज। और ये कैसे है? एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। ये श्रीनगर को, जैसे जम्मू कश्मीर जैसे मैप में आप देखेंगे तो बिल्कुल टॉप पर, और कन्याकुमारी बिल्कुल बॉटम पर आ जाता है। ये ईस्ट और वेस्ट को और नॉर्थ और साउथ के जो कॉरिडोर को आपस में लिंक करता है। कौन? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। Now, major objectives of these super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसको हाईवे बनाने का कि ये जो डिस्टेंस है इन मेट्रो सिटीज़ के बीच में ये कम हो जाए और लोगों को जो आने जाने में उनका टाइम सेव हो। These highway projects are being implemented by National Highway Authority of India NHAI। ये वाले जो हाईवेज है वो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको बनाना और मेंटेन करना? ये होता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सेकंड है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये तो जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने तो जो मेट्रो सिटीज़ को किया है, अब नेशनल हाईवेज है वो जो कंट्री के बाकी जो एक्सट्रीम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको आपस में लिंक करता है। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और इनको कौन बनाता है? CPWD। जैसे उनको NHAI बनाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, और इनको कौन बनाता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यही इनको बिल्ड करता है और यही इनकी मेंटेनेंस करता है। A number of major national highway run in north, south and east-west directions. The historical शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे। GT रोड के बारे में आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये कहाँ तक है? इसको ये NH1 है और ये दिल्ली और अमृतसर के बीच में आता है। जैसे कहीं भी आप जाए तो आप नोट करना, वहाँ पर बीच में आता है NH1, NH2, ऐसे वो होते हैं नेशनल हाईवेज। अब आपका थर्ड है स्टेट हाईवेज। रोड लिंकिंग या स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। कि एक स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे हरियाणा में अब 20 डिस्ट्रिक्ट है, तो इन डिस्ट्रिक्ट को आपस में जो जोड़ता है उनको स्टेट हाईवेज बोला जाता है। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और इनको स्टेट ही मेंटेन करता है, स्टेट ही इनको बिल्ड करता है। डिस्ट्रिक्ट फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या होता है डिस्ट्रिक्ट रोड? जो दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। अब जैसे हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट है तो हिसार में की रोड जो आसपास के एरिया को कनेक्ट करती है उसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, उनको जिला परिषद बनाता है। फिर अदर रोड्स में क्या आएगा? रूरल रोड विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस अदर टाउन्स। जो गाँव को शहरों से जोड़ती है या अदर एरिया से जोड़ती है वो अदर रोड में आ जाते हैं। इसको इस कैटेगरी में लेंगे। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज टू द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। कि विलेज को आसपास के एरिया से कनेक्ट किया जाए जिससे कि विलेजर्स की जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाए। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड वो होती है जो कंट्री के बॉर्डर पर बनाई जाती है, जो कंट्री टू कंट्री को कनेक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1960। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। कंट्री के जो नॉर्थ बॉर्डर है और नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर है वहाँ पर रोड बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट को 1960 में बनाया गया था। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। ये जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर जाने की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस एरिया का करता है। Roads can be also classified on the basis of the type of material used for their construction such as metal and unmetal roads। जो मटेरियल यूज होता है रोड बनाने में उस पर भी रोड को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। मेटलिक रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट,
concrete or even bitumen of coal. Therefore, these are metal roads. Unmetallic roads go out use in rainy season. Metallic road ज़्यादा फाइन रोड्स होती है, वो हर सीज़न में यूज़ की जाती है, लेकिन जो अनमेटल्ड रोड है उसको रेनी सीजन में यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर है रोड डेनेसिटी। रोड डेनेसिटी क्या होता है कि लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेनेसिटी ऑफ रोड। जो 100 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी रोड बनी हुई है उसको रोड डेनेसिटी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है या मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, इसी तरह रोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। डेनेसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरियस फ्रॉम ओनली 10.04 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये अलग अलग डेनेसिटी दी हुई है कि किस स्टेट में कितनी है, कि जैसे जम्मू कश्मीर में 10.04 किलोमीटर है और जो उत्तर प्रदेश है वह 532.27 किलोमीटर है। ऐसे ये अलग अलग एरियो में जो डेनेसिटी दी हुई है। द नेशनल हाईवेज आर inadequate too. Moreover, the roadways are high congested in cities and most of the bridges and culverts are old and narrow. ये आपका रोड डेनेसिटी का है। फिर अब आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो रेलवेज का आ गया। रेलवेज आपको पता है द इंडियन रेलवेज इन द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, बट आजकल इसको भी जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर बना रही है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ये वाली चीज़ें आपकी पहले भी बहुत आ चुकी हैं। Railways are principal mode of transportation for freight and passengers in India. Railway also make it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distance. ये पहले भी पढ़ा था ना हमने कि जो रेलवे है वो longer distance के लिए ज़्यादा suitable है और जो रोडवेज है वो short distance के लिए suitable है। Apart from an important means of transport of the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. 150 years से रेलवे कंट्री में वर्क कर रही है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज द एक्रिलेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो रेलवे हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी एक्रिलेट कर रही है और कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। द इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7,133 stations spread over a route length of 64,460 kilometers with the fleet of 9,213 locomotives and 53,220 passenger services vehicle, 6,493 other coach vehicles and 2,29,381 wagons है। ये सारा जो रेलवे का बताया गया है कि ये इतना सारा रेलवे का जो असेस्ट है रेलवे के पास, और ये कब तक की है 2011 अब 2020 है, तो इट मीन्स ये सब अब बहुत इंक्रीज भी हो चुका है। Today, the railway have become more important in our national economy than all other means of transport put together. अगर हम सब ट्रांसपोर्ट को इकट्ठा रख दें उसके बावजूद भी जो रेलवे है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट्स, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। ये सब चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है रेलवे में वो है कि रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है। बहुत सारे पैसेंजर विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, कई बार पीपल अननेसेसरी स्टॉप कर देते हैं चेन को पुल करके। इससे क्या होता है, हैवी डैमेजेस होते हैं रेलवेज़ को। थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवेज इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। ये हमें ही सोचना है, सिटीजन्स को सोचना है कि हम किस तरह से रेलवे को और भी ज़्यादा बेटर शेड्यूल टाइम में चला सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। इन द पास्ट देयर वर यूज्ड टू transport water to cities and industries. Now they are used for transporting crude oil. इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फ्रॉम oil and natural gas field to refineries, fertilizers factories and big thermal power plants. Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. कई बार सॉलिड को भी हम लिक्विड बना के उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक, जैसे जो ये
रिफाइनरीज होती है, ये थोड़ा सिटी से बाहर ही स्टैब्लिश होती है, जैसे बरूनी है, मथुरा है, पानीपत है। एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ द ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। इनमें सभी प्लांट में जो पाइपलाइन के थ्रू ही उनको क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई, इनकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज। ये 3 पाइपलाइन नेटवर्क है इंडिया में, फ्रॉम ऑयल फील्ड टू इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी, बाराणसी एंड इलाहाबाद। ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क है। सेकेंड है फ्रॉम सलाया टू गुजरात इन जालंधर इन पंजाब वाया विरामग्राम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा, गुजरात, चक्सू एंड अदर प्लेसेस। और थर्ड है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हाजिरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया वजीरपुर इन मध्य प्रदेश। इट हैज़ ब्रांचेस इन कोटा इन राजस्थान, शाहजहाँपुर एंड अदर प्लेसेज इन उत्तर प्रदेश। ये पाइपलाइन के 3 नेटवर्क है। ये आपका अब रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया एंड पाइपलाइन है। सेकेंड आ गया अब आपका वाटरवेज।